किसान बार बार मांग कर रहे हैं कि ये जो 3 काले कानून बनाए गए हैं किसानों के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो दखल अंदाजी की है, जो पेटिशंस गई हैं, वो भी सरकार के ही आदमियों की तरफ से डाली गई हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी सैफ्रनाइजेशन, भगवाकरण हो चुका है। पूरा मीडिया जो है मोदी सरकार ने अपने बस में किया हुआ है, वो गोदी मीडिया की तरह से बदनाम हो चुका है। मोदी ने एक खौफ पैदा कर दिया है पूरे समाज में, पूरे देश के अंदर एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया है, वो सैफ्रनाइजेशन का खौफ है कि मोदी जो है वो 70 किसानों का किलर है, वो एक आतंकवादी है कि इस आदमी ने एक इकोनॉमिक टेरर क्रिएट किया हुआ है, आर्थिक अतवाद का शिखर है, जो कि एक विश्व के इतिहास में लिखा जा रहा है। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के अंदर जारी किसानों के एहतजाज के हवाले से, और इस सिलसिले में मुझे ज्वाइन किया है भारत से प्रोफेसर बलजिंदर सिंह साहब ने। प्रोफेसर साहब अमृतसर खालसा कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं और उसके साथ साथ वो स्पोक्स पर्सन भी हैं। जत्थेदार जगतार सिंह हवारा जो कमेटी है उसके वो स्पोक्स पर्सन भी हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आपके दर्शकों से बातचीत करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अच्छा प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब से ये केस गया है उसके बाद एक कमेटी भी बनाई गई। अब इस हवाले से ताजा तरीन क्या सूरत हाल है? क्या चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, चीजें हल होने की तरफ जा रही हैं? देखिए, किसानों के जो लीडर हैं, इनके साथ सरकार की लगभग 8 राउंड की बातचीत पहले हो चुकी है, और अगर सरकार इस मसले के बारे में संजीदगी दिखाती और उस मीटिंग में ही ये सब फैसले हो जाने थे, जैसे कि किसान बार बार मांग कर रहे हैं कि ये जो 3 काले कानून बनाए गए हैं, वो ये तीनों काले कानून जो हैं किसानों के भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए और ये आम जनता और मानवता के भविष्य के लिए, ये काले कानून जो हैं वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हैं। सरकार के पास किसान लीडरों की आर्ग्यूमेंट्स का कोई भी जवाब नहीं है, वो उनको संतुष्ट नहीं करा सके, और सरकार बार बार ये यत्न कर रही है कि किसी न किसी तरीके से ये किसान आंदोलन को जो है वो डिरेल्ड किया जाए। वो जो लाइन पे है, वो जो चरम सीमा पर पहुंच चुका है, अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका है, इसको किसी तरीके से इसको डिरेल्ड किया जाए, इसको कंफ्यूज किया जाए और लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में चले जाएं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसका सहारा लिया है केंद्र सरकार ने, भारत की भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के इस मसले का हल किसानों की जो इच्छा है उसके मुताबिक हल करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को एक ढाल बना करके गवर्नमेंट ने इसका इस्तेमाल किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अब इंसाफ वाली बात जो है वो देखने में बहुत कम मिल रही है। बहुत से और सारे उदाहरण हैं जो मैं बात इस समय वो लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि जो आपने प्रश्न पूछा है मैं उसके जवाब तक सीमित रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो दखल अंदाजी की है, जो पेटिशंस गई हैं, वो भी सरकार के ही आदमियों की तरफ से डाली गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए, कोई ऐसा आदेश आ जाए जिसके तहत जो है ये किसान आंदोलन जो है वो सस्पेंड हो जाए। ठीक है। इसमें प्रोफेसर साहब मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, आपने जिक्र किया कि सरकार के अपने लोग ही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में गए, तो क्या इससे ये तासुर में लूं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार है वो इदारों के पीछे, सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है और कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला ले लिया जाए और वो किसानों के ऊपर इम्पोज किया जाए? बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपने काजमी साहब जो आपने बात कही है, एग्जैक्टली वो इसी प्रकार की स्थिति जो है, हालात जो हैं वो बने हुए हैं। क्योंकि ये जो पहले नेतागण जो इसमें कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और ये सब लोग जो है किसान के
नेताओं से जो बातचीत कर रहे थे उसमें भी ये बात उठी थी कि कोई कमेटी बना देते हैं और वो कमेटी जो है तालमेल करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी दोनों पार्टीज के साथ। और वही बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो ये कही कि हम कमेटी बना देते हैं और कमेटी जो है वो सरकार और किसान आंदोलनकारियों के बीच में तालमेल करेगी। और हैरानगी की बात तो यह है, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई जो कमेटी है उसके अंदर भी क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, वो भी टूटने लगी है। उसके जो एक प्रमुख भूपिंदर सिंह मान जो कि प्रेसिडेंट हैं बीकेयू के, भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा मैं किसानों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट मैं काम नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और वो इस्तीफा आने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बनाई हुई कमेटी है वो उसके अंदर बायसनेस, पक्षपात जो है नजर आ रहा है। ठीक। अच्छा, मैं वही मान साहब के इस्तीफे की जानिब भी आ रहा था, इसलिए कि 18 तारीख को अब अगली समात होनी है और लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद ये कमेटी कोई हल निकाले। अब जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि मान साहब ने तो उससे इस्तीफा दे दिया, क्या इसके अलावा जो दीगर उसमें इस वक्त लोग शामिल हैं उन लोगों के ऊपर आपको इतबार है, भरोसा है कि वो आप लोगों के हकूक का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, या फिर आप इंतजार करेंगे कि किसी किस्म की वहां से सजेशन आए और उसके बाद फिर आप लोग उसके ऊपर फैसला करें? देखिए, ऐसा है कि बाय एंड लार्ज किसान यूनियन और किसान यूनियन को समर्थन देने वाले जो आम जनता है उनका सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली जो है, जो वर्किंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर से भरोसा उठ चुका है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी सेफ्रनाइजेशन, भगवाकरण हो चुका है। और इसी तरीके से बाहर की जो बाकी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेसी के अंदर जो इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आप कह लीजिए कि मीडिया है, मीडिया एक चौथा स्तंभ है, पिलर है। और मीडिया की आज अगर बात करें तो पूरे विश्व को ये बात मालूम चल चुकी है कि पूरा मीडिया जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर ने और मोदी सरकार ने अपने बस में किया हुआ है, वो गोदी मीडिया की तरह से बदनाम हो चुका है। कभी भी मीडिया ने किसानों का जो मुद्दा है उसको राइट पर्सपेक्टिव में कभी भी पेश नहीं किया, और जो कुछ भी बात की है वो गवर्नमेंट का एक स्पोक्समैन बन के बात कर रहे हैं। इसलिए जो मीडिया और जो जुडिशरी है, जुडिशरी एक ऐसी संस्था है जिससे कि हमें इंसाफ की उम्मीद होती है। ये इंसाफ की उम्मीद जो है अब बिल्कुल धूमल पड़ गई है, ये डाउटफुल हो गई है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो आंदोलन में बुजुर्ग बैठे हैं और जो माताएं बैठी हैं, जो बच्चे बैठे हैं, ये सब जो हैं ये वापस अपने अपने घरों में चले जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ये लोग वापस चले जाएं और फिर यहां पर सिर्फ नौजवान रह जाएं। और उसको उसके लिए सरकार की जो गलत नीतियां हैं कि इनको मार पीट के, गोली चला करके इनको हम जो है खदेड़ देंगे, खत्म, ये मोर्चा खत्म कर दिया जाएगा। और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की बैड इंटेंशंस हैं। ये वो कौम है जो कि सर्दियों में, गर्मियों में, हर प्रकार के मौसम में जो आंदोलन कर सकती है, क्योंकि हमें गुरु गोविंद सिंह महाराज की से, उनके साहिबजादों से प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि सर्दियों में भी हम हर प्रकार का मोर्चा जो है वो चला सकते हैं। तो हमें सर्दी से कोई चिंता नहीं, हमें बारिश की कोई चिंता नहीं। हमें तो ये है कि हम मानवता के लिए खड़े हैं, सारे सरबत के भले के लिए खड़े हैं। और ये जो सब कुछ हमें हमारे डीएनए में जो है, ये विचारधारा गुरु नानक साहब ने दी है, इक्वालिटी की, सरबत के भले की, वेलफेयर फॉर द मैनकाइंड। सो इसलिए हम यहां से नहीं हिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमें अगर कह भी देगा कि यहां से चले जाओ, आदेश भी कर देगा, तब भी हम अपने अपने मोर्चों पर डटे रहेंगे।
अच्छा, आपने प्रोफेसर साहब बड़ी अहम बात की, आपने सेफ्रनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात की। वो जो हिंदुत्व का माइंडसेट है, ये उसकी तरफ इशारा करता है। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक भी अब ये माइंडसेट पहुंच चुका है। और इस प्रोटेस्ट की एक जो अगली चीज थी जो हमने देखी इसके हवाले से, एक तरह से प्रोपेगेंडा किया गया। और आप किसान यूनियन की, किसान एकता की बात करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी फूट डालने की कोशिश की गई। किसी को खालिस्तानी कहा गया, किसी को दहशतगर्द कहा गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये डिलिबरेट अटेम्प्ट है कि जो पंजाबी किसान है उनको टारगेट किया जाए, उनको आतंकवादी या खालिस्तानी कहा जाए और उनकी लेजिटिमेसी उनसे छीनी जाए प्रोटेस्ट की? देखिए, ऐसा है कि जब पंजाबी लोग और विशेष तौर पे सिख जब बॉर्डर के ऊपर मरते हैं तब ये बहादुर हैं। जब किसानों के बच्चे बॉर्डर पे लड़ते हैं जाकर के, तब ये लोग कहते हैं कि भी सिख कौम बहुत बहादुर है। लेकिन जब वो अपने हक मांगने की बात करते हैं तब इनको किसी ना किसी तरीके से का आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी वगैरह कह करके इनको जो है निराश बदनाम किया जाता है पूरे विश्व भर में। लेकिन आज हम ये बात बड़े ठोक बजा के कह सकते हैं कि सिख जो है वो अपने अधिकारों के लिए, मानवता की भलाई के लिए, ये सारा कुछ जो है 3 काले कानून जो है रद्द कराने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और जहां तक सवाल ये है, हम खालिस्तानी जो है, हम खालिस्तान चाहते हैं या नहीं चाहते, ये आज का विषय नहीं है। आज का विषय ये है कि हम जो है वो सारी मानवता के भले के लिए, सर्वत के भले के लिए ये तीनों कानून रद्द करवाने चाहते हैं। क्योंकि मोदी का चेहरा जो है अब वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि मोदी ने ये जो 3 कानून बना के लाया है, जिस कानूनों से वजह से मोदी ने एक खौफ पैदा कर दिया है पूरे समाज में, पूरे देश के अंदर एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया है, वो सेफ्रनाइजेशन का खौफ है। वो ऐसा खौफ है जिसकी वजह से ये 3 कानून बने और ये मोर्चा लगाया गया। और इस मोर्चे के दौरान हमारे 70 के करीब किसान जो हैं, जिसमें हमारी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, और वो किसान जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं। तो अच्छा, मैं इस प्रकार से देखा जाए कि मोदी जो है वो 70 किसानों का किलर है, वो एक आतंकवादी है। क्योंकि उस मोदी ने इंसाफ मांग रहे 70 लोगों की जान ले ली है। सो वो एक ऐसा ग्लोबल आतंकवादी के रूप में उभर के आया है कि मोदी जो है पूरे विश्व के लोगों को देखना चाहिए कि इस आदमी ने एक इकोनॉमिक टेरर क्रिएट किया हुआ है, आर्थिक अतवाद का शिखर है, जो कि एक विश्व के इतिहास में लिखा जा रहा है कि भाई इस आदमी ने एक आर्थिक अतवाद पैदा किया। और उस आर्थिक अतवाद की वजह से आज हमारे 70 से ज्यादा किसान भाई जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, जिसके लिए मोदी जिम्मेवार है। अगर इसके खिलाफ जो है ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो अगर आवाज बुलंद करेगी तो मैं समझता हूं कि मोदी को पता लगेगा कि जो वो टेरर उसने फैलाया हुआ है, उस टेरर के बारे में पूरा विश्व जो है जाग गया है। ठीक। अच्छा, आपने इकोनॉमिक टेरर की बात की। आपने कहा कि एक तरह से जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं किसानों के, उनको हिट करने की कोशिश की जा रही है। ये तासुर भी मिलता है कि जो पंजाब की तरफ किसान हैं, जो सिख किसान हैं, वो निस्बतन थोड़े से खुशहाल हैं, थोड़े से बेहतर हैं, और इंसान में गैरत, हिम्मत, ताकत अपने हकूक के लड़ने के लिए तभी होती है जब उसके पेट के अंदर रोटी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो दूसरे किसान हैं, वहां पे हजारों खुदकुशियां होती हैं। पंजाब का किसान खुदकुशी नहीं करता। तो आप क्या समझते हैं कि ये उनको इकोनॉमिकली दबाने की भी एक कोशिश है, या फिर एक गलती से एक कानून बन गया और इसमें कोई बदनीति नहीं है, मैलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, गलती से कानून बन गया है और हुकूमत अब इसमें बेहतरी कर देगी, या फिर ये गलती से कानून नहीं बना। पहली बात तो ये कानून बनाने से पहले कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अंबानी अडानी से पहले ऑलरेडी एग्रीमेंट और बातचीत हो चुकी है, जिसके कि बहुत सारे सबूत जो हैं पंजाब, हरियाणा और राज्यों में मिलते हैं कि इन्होंने पहले से ही जमीन एक्वायर करके अपने गोडाउन्स वगैरह जो है इंस्टॉल कर लिए थे, बिल्ड कर लिए थे। सो ये एक प्री प्लान एक प्रोग्राम है
और इस प्रोग्राम के अंदर क्या है कि जो तीनों कानून हैं, उन तीनों कानूनों के अंदर जो है ये लैंग्वेज यूज की गई है। एक जगह पे क्या गया है कि ये फार्मर्स की प्रोटेक्शन के लिए है, फार्मर्स की प्रमोशन के लिए है, फार्मर्स को जो है वो एक प्राइसेस की एश्योरेंस देने के लिए है। लेकिन जब ये कानूनों को आप इन बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं तो मालूम चलता है ना तो किसानों की प्रोटेक्शन है, ना उनकी प्रमोशन है, ना ही उनके फार्म प्रोडक्ट की कोई एश्योरेंस है। सो कुल मिलाकर के देखा जाए कि ये बाहर से ऑर्नामेंटल है और अंदर से ये जो है किसानों के लिए सुसाइडल है। ठीक। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो किसानों की सारी मूवमेंट चल रही है, वहां पे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से वहां पे लोग आए हुए, ये कोई धार्मिक या मजहबी मूवमेंट नहीं है, ये इंसानों की, जिसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे। तो कल अगर हुकूमत ये कहती है कि पंजाब के किसानों के लिए तो हम ये पास कर देते हैं, ठीक है, इनको रियायत दे देते हैं, लेकिन जो बाकी किसान हैं दूसरे सूबों के, दूसरी स्टेट्स के, उनको ये करना पड़ेगा, तो फिर क्या पंजाब के किसान वापस चले जाएंगे या फिर आप बैठे रहेंगे जब तक दूसरों को भी हक नहीं मिलेगा? मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए सिख इतिहास का एक छोटा सा प्रमाण दूंगा आधे मिनट के अंदर ही। सिखों के जो 6वें गुरु थे, 6th गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, उनको ग्वालियर के किले में कैद किया गया मुगल साम्राज्य की तरफ से। और जब उनकी रिहाई के ऑर्डर किए गए, जब उनकी रिहाई के ऑर्डर किए तो गुरु साहब, क्योंकि एक सच्चे परमेश्वर के गुरु जो थे, और उन्होंने कहा कि मैं तब जाऊंगा जब जितने लोग इस ग्वालियर किले में हैं उन सबकी रिहाई की जाएगी। तो 52 जो थे वहां पर राजे और भी थे भारत के उस समय, वहां पर जेल के अंदर, ग्वालियर की जेल के अंदर, और सबको वहां से रिहा करा करके गुरु साहब बाहर निकले। सो सिखों के डीएनए में, सिखों की मानसिकता में सरबत का भला है। सिखों की मानसिकता में ये नहीं है कि अपना काम करो और अपने फायदे के लिए एजिटेशन करो, नहीं। सिखों का एजिटेशन जो है वो गुरु नानक साहब से प्रेरणा लेकर के, मोटिवेशन लेकर के, ननकाना साहब पाकिस्तान से, ये हमें गुरु नानक साहब के जो जन्म स्थान है वहां से हमें प्रेरणा मिलती है कि भाई सरबत के भले की बात करनी है। तो अगर सरकार हमें कहेगी कि पंजाब को और हरियाणा को हम ये सब कंसेशन दे देते हैं, जो तुम कह रहे हो हम मानने के लिए तैयार हैं, बाकी सूबों की और बाकी राज्यों की बात मत करो, ये चीज गुरु नानक के सिखों को कभी भी परवान नहीं होगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हम सबके लिए जो है सेम कंसेशन और सेम रिलीफ और तीनों एक्टरों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिपील कराए बगैर हम ये एजिटेशन को नहीं छोड़ेंगे। हम गुरु नानक के सिख हैं, इसलिए हम सरबत के भले की बात करेंगे। प्रोफेसर बलजिंदर सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और आपके चैनल से मैंने सब दुनिया के लोगों से अपने विचार पेश किए।